नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैब असिस्टेंट की जो भर्ती आ रखी है 2025-26 की, मतलब 25 में वैकेंसी, अभी 25 चल रहा है और इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो हमारा 2026 में करवाया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से एक 2022 में एक पेपर लगता है। उस पेपर के संदर्भ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रश्नों का लेवल है वो कैसा आता है और प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें पता तब चलेगा जब हम बात करेंगे कि भाई ये जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो 2012 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, इस 2012 में जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे, ये प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, उसके बारे में तमाम जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। बिल्कुल अपने दिया गया है, इधर थंबनेल में ही दिया गया है कि भाई पेपर सॉल्यूशन होगा, कैसा पेपर आता है, पेपर का लेवल कैसा आता है, हमको कहाँ से पढ़ना है। मैं तो खैर बताऊंगा ही, बाकी आप खुद ही निर्धारित कर पाओगे कि भाई यह पेपर के हिसाब से हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए और मटेरियल हमें कहाँ कहाँ पर प्राप्त होगा। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर एक प्रश्न था और देखिएगा इसका प्रश्नों का कुछ मैटर ऐसे रहता है। यहाँ पर हमारे जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं भाई 150 कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 150 में से दो भाग किए हैं। पहला जो भाग है वो किया गया है 50 प्रश्नों का और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का क्या पूछा जाता है? राजस्थान जीके पूछा जाता है। इसमें अपने को इतिहास पूछा जाता है राजस्थान का, इसमें राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जाती है, राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जाती है और राजस्थान का भूगोल पूछा जाता है। और यह चीज़ें अपने 2022 के एग्जाम के तहत ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। एक से लेकर कहाँ से लेकर 50 प्रश्न तक, 50 प्रश्न तक पेपर भाई यही की होगा। पेपर कितना होगा? एक पेपर होगा। बात करते हैं 51 से लेकर 150 कुल मिलाकर 100 प्रश्नों की बात करते हैं। 100 प्रश्न जिसको अपन भाग ब कहेंगे, यह 100 प्रश्न अपने सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है प्यारे साथियों, भूगोल से पूछा जाएगा। और भूगोल कौन कौन सी है तो ध्यान रखिएगा, यह 12वीं के लेवल का है, तो 11th और 12th लेवल की ही अपने को भूगोल पूछी जाएगी। ठीक है, ओके। देखते हैं प्यारे साथियों, तो यह था भाई एग्जाम का फॉर्मेट। एग्जाम कैसा होगा अपना, मतलब 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 50 प्रश्न तो हमारे होंगे राजस्थान जीके के, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के संदर्भ में पूछे जाते हैं। और 51 से लेकर 150 तक 100 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भूगोल में पूछी जाती है। और भूगोल कैसे लेवल का है? 10th और 11th लेवल का। देखते हैं प्यारे साथियों, एक एक करके यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया था, ये सारे के सारे पिछले लैब असिस्टेंट में पूछे गए थे 2022 में, है ना। तो इस हिसाब से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रेड पांडा का नाम सूची में शामिल किया गया है। रेड पांडा कैसी सूची में? सुभेद, दुर्लभ या फिर संकटापन प्रजाति। देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर अपन है ना इस पेपर का हम पूरा का पूरा एकदम बढ़िया विस्तार से डिस्कशन नहीं करने वाले। हम सिर्फ प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों को देखने से हमने को आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर संकटापन प्रजाति है रेड पांडा, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। बिल्कुल संकटापन प्रजाति में इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? कौन ऐसे प्रमाणित करता है कि पृथ्वी गोल आकार है, और अपने से पूछा है कि नहीं करता है। बात करते हैं वायवीय फोटो, है ना। वायवीय फोटो भाई ऐसे ऐसे यूं बनते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब पृथ्वी का गोल शेप बनता है। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण में अपने को सूर्य की कलाएं आधा दिखना, बड़ा दिखना, पूरा दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त, यह भी पृथ्वी को यह बताता है कि पृथ्वी गोलाकार है। पर ज्वालामुखी
पृथ्वी को गोलाकार साबित करने में कोई भी अपनी भूमिका नहीं निभाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर ए अपना सही हो जाएगा। बात करते हैं प्यारे साथियों, क्या लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 3। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ का जो यह प्रश्न है, यहाँ का जो यह प्रश्न दिया गया है, देखिएगा, यह एनसीईआरटी 11 से लिया गया है। एज इट इज ऐसा कैसा यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत, अगर पृथ्वी पर 100% जल है, उस 100% जल में से 97% जो जल है वो एनसीईआरटी 11 में दिया गया है। क्या लिखा गया है कि इतना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। सर हमने तो 70 पढ़ा है, तो 70 बिल्कुल बिल्कुल आपने पढ़ा है। आपने लिखा है पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब अपने है ना पृथ्वी पर पीने योग्य जल के बारे में बात की गई है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, तो 97% के आसपास पाया जाता है। यही प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कैसा प्रश्न एक और पूछा गया है, उसके बारे में जब पता चलेगा अपन पढ़ेंगे उसको, तब एकदम सही हो जाएगा। लिखा हुआ है मंदाकिनी नदी गंगा से आकर मिलती है कहां पर? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग, ऐसे मिलती है। एक नदी आती है इधर से जिसका नाम है भागीरथी, एक नदी आती है इधर से अलकनंदा। यह भागीरथी और अलकनंदा मिलती है साहब देवप्रयाग में। कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में। इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है मंदाकिनी, यह मंदाकिनी। इधर यह नदी है जिसका नाम है भागीरथी, यह नदी है जिसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। यह अलकनंदा, ठीक है। यहां पर भागीरथी जहां पर मिलती है किस नदी से? मंदाकिनी। यहां पर अलकनंदा से मिलती है, वहां पर अपना प्रयाग बनता है रुद्रप्रयाग। कैसा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडार, पिंडार जहां पर मिलती है वहां पर हमारा बनता है कर्णप्रयाग। कैसा प्रयाग? कर्णप्रयाग। फिर बहुत सारी बाद में नदी आती है, नंदाकिनी आती है, वहां पर नंद प्रयाग बनता है। धौली गंगा जहां पर आती है वहां पर विष्णु प्रयाग बनता है, यह धौली गंगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो आंसर सही हो रहा है वो डी आंसर सही हो रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी से पूछा गया है, सॉरी एनसीईआरटी, यह 11th की एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसा का ऐसा दिया गया है, पूरा अच्छे से फॉर्मेट दिया गया है। फूलों वाली बौछार संबंधित है, इसको है ना चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। यह केरल से संबंधित है, बहुत इजी है ना। यह प्री मानसून काल की बरसात है, मानसून पूर्व की होती है भाई। क्या होती है? मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसके बारे में बताया गया है। और यह भी हमारे 11th की एनसीईआरटी में ऐसा एज इट इज दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा है? उष्ण समुद्री धारा के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्णीय गर्म जलधारा है? तो खाड़ी की धारा, या फिर इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, अपने आप में कैसी है? गर्म जलधारा है, यह गर्म जलधारा। बहुत इजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, बस यही है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस के बारे में अपने को और भी है। लेब्राडोर, कन्नाडी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, बहुत सारी जलधाराएं। यहां पर देखिएगा, यह प्रश्न एज इट इज बहुत अच्छा प्रश्न है। यह अपने एनसीईआरटी 11th की क्लास में यह प्रश्न पूछा गया है, सॉरी यह प्रश्न दिया गया है। और एज इट इज इस प्रश्न को ऐसे कैसे यहां पर पूछा गया है, ठीक। क्या लिखा गया है? ज्वालामुखीयता में पृथ्वी की सतह और मैग्मा के प्रवाह से लेकर अपने को असत्य कथन छांटना है, ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखीयता में पृथ्वी की सतह और मैग्मा के प्रवाह से लेकर आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण होता है। बिल्कुल, जैसे ज्वालामुखी निकलेगी, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यह ज्वालामुखी जब बाहर आएगी लावा के रूप में, जब मैग्मा आता है तब बाहर जाकर यह पूरा का पूरा फैल जाता है। तो वहां पर भी ऐसी संरचनाओं का निर्माण होगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा बल लगता है तो बिल्कुल अंदर के क्षेत्रों में, मतलब पृथ्वी पर नहीं आती है, अंदर के क्षेत्रों में भी ऐसी आकृतियां बनती हैं, तो बिल्कुल ऐसी ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण करती है। तो यह एकदम सत्य है, शाश्वत सत्य है। भूआकृतिक प्रक्रियाएं अंतर्जनित एवं बहिर्जनित वे बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास में परिवर्तन लाते हैं। यह बल नहीं, यह एक प्रक्रम या फिर प्रक्रिया होती है। बिल्कुल सही है। अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल वे तत्व जिसमें धरातलीय पदार्थों की अधिग्रहण एवं परिवहन की क्षमता होती है, भू आकृतिक कारक कहलाते हैं ना। भू आकृतिक कारक कौन से हैं? तो पवन हो गई, ठीक है, ऐसे हिमानी हो गई, यह सारे के सारे क्या है भाई साहब? यह है अपने, यह भू आकृतिक कारक हैं। तो सीधी सी बात है, हमारा सी यहाँ पर असत्य हो जाता है।
यहां पर क्या लिखा हुआ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, परिवर्तनी क्रिया जो होती है उससे बनते हैं पर्वत बनते हैं, और जब महाद्वीपीय रचना होती है तब निर्माण होता है भाई साहब महाद्वीपों का। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर सही लिखा है, परिवर्तनी की जो घटना होती है उसके द्वारा जो निर्माण होता है वो अपना किसका होता है, वो होता है पर्वतों का निर्माण, और ज्वालामुखी के द्वारा जो निर्माण होता है वो अपने किसका होता है, ज्वालामुखी के द्वारा महाद्वीपीयता के कारण, महाद्वीपीय रचना के कारण महाद्वीपों का निर्माण होता है, कॉन्टिनेंट बनते हैं। राइट, अगले बात करते हैं, ध्यान रखना ये एनसीईआरटी में पूछा गया है, एज इट इज एनसीईआरटी का यहाँ अपने को यह देखने को मिलता है। तो मैं ना यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न जो डिस्कस कर रहा हूँ वो 100% कहीं ना कहीं अपनी एनसीईआरटी में, 100 नहीं कह सकते हैं, लगभग है ना 88%, 90% के आसपास अपने को एनसीईआरटी मिलेंगे। अगला प्रश्न फिर से आ गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था से संबंधित नहीं है, और यह प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी 12 के एनसीईआरटी 12 में पूछा गया है। क्या लिखा गया है, प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों काफी कम हो जाती है, किसमें, यहां पर लिखा हुआ है जननांकीय जो संक्रमण होता है, इस संक्रमण में दिया गया है कि भाई प्रजननशीलता और मर्त्यता अपने से सही नहीं है, वो चीज दिखानी है। ठीक है, मर्त्यता दोनों काफी कम हो जाती है, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या फिर मंद गति से बढ़ती है। ठीक है, यह भी जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है, 100% है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या परिवार और आकार को नियंत्रण करने में असफल हो जाती है, असफल क्यों होगी भाई, सफल होगी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारा जो 58 का आंसर है वो एकदम डी आंसर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यह ध्यान रखना एनसीईआरटी किसमें पूछा गया है, एनसीईआरटी 12 की क्लास में पूछा गया है। आइसोसोहेल रेखाएं वे रेखाएं होती है जो खालिस्तान वाले स्थानों को जोड़ती है, कब पूछा गया है, कहां से पूछा गया है, सॉरी एनसीईआरटी 12वीं की क्लास से पूछा गया है, एनसीईआरटी 12वीं की क्लास से पूछा गया है। क्या होती है आइसोसोल रेखाएं, वे रेखाएं होती हैं जो खालिस्तान वाले स्थानों को जोड़ती है, बिल्कुल ध्यान रखना, आइसोसोल रेखाएं होती है प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि को जोड़ती है, जो बिल्कुल सत्य है। समान औसत मेघावरण ना, दिए गए समय को समान वर्षा की मात्रा ना, समान तापमान को जोड़ती है ना। हमारा जो आंसर होने वाला है वो प्रतिदिन सूर्य प्रकाश की समान अवधि, और यह सर दिया गया कहाँ पर है, तो एनसीईआरटी 12th की किताब का यह कुछ भाग है जो अपने से पूछा गया है। लिखा गया है भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय और देशांतरीय मान देखिएगा 30 मिनट मल्टीप्लाई 30 मिनट पर होते हैं का संगत है, और यह एनसीईआरटी 11 की जो प्रैक्टिकल बुक है उस प्रैक्टिकल की बुक में पूछा, यह बिल्कुल एज इट इज ऐसा कैसा लिखा हुआ है कि देशांतरीय मान मल्टीप्लाई के 3 में हो, गुणज में हो, तो अपना संगत कितना होगा, माप कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपना जो सही आंसर होने वाला है वो सी आंसर एकदम रेडी होने वाला है, एकदम सही आंसर है। सर ये चीज़ें कैसे समझ में आ जाएगी, तो फिर आ जाएगी समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को पढ़नी है एनसीईआरटी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वस्थ शहर के लिए मूलभूत सेवाएं कौन सी सम्मिलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। क्या सर ये एनसीईआरटी में है ना, कॉमन सेंस का है, किसका है, कॉमन सेंस का प्रश्न है। क्या दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बताया गया है कि स्वस्थ शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाएं कौन सी सम्मिलित नहीं है। कोई स्वच्छ शहर है तो वहां पर साफ पानी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सभी ग्रह, छवि ग्रह क्या होता है, स्वच्छता, स्वच्छता भी होनी चाहिए, बिल्कुल। छवि ग्रह है, छवि ग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। छवि ग्रह प्यारे विद्यार्थियों हिंदी में किसको कहा जाता है, छवि ग्रह हिंदी में अपने को कहा जाता है, सॉरी छवि ग्रह सिनेमा हॉल को कहा जाता है। इंग्लिश में क्या होता है, यह सिनेमा हॉल होता है, इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है, और यह पूछा गया है। RB12 का मतलब होता है राजस्थान बोर्ड की जो पहले क्लासें चलती थी, राजस्थान बोर्ड 12th की जो पहले भाई साहब किताबें चलती थी उसमें पूछा गया है कि अगर आप सूती वस्त्र का उद्योग लगा रहे हो वहां अवस्थिति का कारक कौन सा नहीं है। तो अपने से नहीं पूछा गया है कि वहां पर जलापूर्ति, बिल्कुल
होनी चाहिए जलापूर्ति, वहाँ आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए, श्रम बिल्कुल मजदूर होंगे तभी तो फैक्ट्री चलेगी सूती वस्त्र की। शहरी क्षेत्र का कोई अपने को आवश्यकता नहीं है भाई, शहरी क्षेत्र कोई ऐसा आवश्यक नहीं है, यह अवस्थिति का कोई कारक नहीं है। शहरी क्षेत्र हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, वैसे शहरों से दूर ही होती ही यह फैक्ट्रियाँ। क्या लिखा गया है, शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, अपने से पूछा गया है। शिक्षा और चिकित्सा यह आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी में आता है? एनसीईआरटी 12th में पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक या फिर चतुर्थक शिक्षा और चिकित्सा मतलब सेवाएं हैं, सेवाएं हमेशा हमारी कहाँ पर आती है भाई साहब? तृतीयक श्रेणी में आती है, तृतीयक क्रियाकलापों में आती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक, कहाँ की द्वितीय सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासी है ना पिछले निवास स्थान के संदर्भ में लोग प्रतिशत में प्रतिनिधित्व हुए हैं, तो दूसरे स्थान पर पूछा गया है पाकिस्तान, ध्यान रखना। प्रथम स्थान पर अपना यह पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, मतलब ज्यादा सर्वाधिक है ना माइग्रेट लोग कहाँ पर होते हैं, तो अभी वर्तमान में जो सेकंड पोजीशन पर है, कब? 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी भी वही चल रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो माइग्रेट होते हैं सेकंड नंबर पर रहता है पाकिस्तान, और अपने से सेकंड ही पूछा गया है। फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश है जिसमें रोहिंग्याज वगैरह ये रहते हैं, हालांकि 2011 में भी उनकी समस्या यही थी। अगला क्या लिखा गया है, विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में वह देश जहां ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है वह है। बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इसका आंसर आपको भी देना है ना, सोचते रहना है। यहाँ पर जो अपना सही आंसर होने वाला है सर्वाधिक प्रतिशत, वह कौन सा है? तो वो है अपना श्रीलंका। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो गया 15वां प्रश्न। धीरे धीरे और क्रम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर खालिस्तान, खालिस्तान ने नवनिश्चयवाद शब्द को प्रतिपादित किया था, और यह प्रश्न हमारा कब दिया गया है? यह अपना प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी 2012 में दिया गया है, और इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है अपना ग्रिफिथ ट्रेलर। नवनिश्चयवाद शब्द को प्रतिपादित किया था, एज इट इज लिखा कहाँ पर है? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 12th की एनसीईआरटी में ग्रिफिथ ट्रेलर साहब का नवनिश्चयवाद। क्योटो प्रोटोकॉल शब्द प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और यह राजस्थान बोर्ड 12th का जो राजस्थान बोर्ड की जो पहले किताबें चलती थी उस किताब में बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है, एज इट इज वैसे वैसे लिखा गया है, लिखा हुआ है राजस्थान बोर्ड 12th में। यह पूछा गया है क्या होता है क्योटो प्रोटोकॉल? देखिएगा, सतत विकास से संबंधित है ना, अम्लीय वर्षा को रोकने से संबंधित है ना, ओजोन परत ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से है ना, बिल्कुल। क्योटो प्रोटोकॉल होता है वो ग्रीन हाउस गैसों के, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रोटोकॉल गैसों के उत्सर्जन में कमी को रोकने हेतु बना है भाई। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 18 प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न लिखा हुआ है अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, यह है अपना अफ्रीका, ऐसा यह है अफ्रीका। इस अफ्रीका महाद्वीप का अपने से पूछा गया है कि कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, या फिर यह सेम का सेम पूरा का पूरा एज इट इज अपने को क्या दिया गया है? अपने को पूरा का पूरा कंप्लीट दिया गया है कि भाई कौन कौन से क्षेत्र या फिर कौन कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसा देखिएगा, इधर से अपना यह ग्रीनविच रेखा गुजरती है, ग्रीनविच रेखा गुजरती है, यहाँ पर एक क्षेत्र है, यहाँ पर एक हवाई अड्डा है जो अफ्रीका का स्थित है, और उस अफ्रीका के हवाई अड्डे का नाम है अक्रा। कौन सा? अक्रा। यहाँ पर है अक्रा, इधर है डकार, इधर है यह केप टाउन का क्षेत्र, ठीक है, और लागोस अफ्रीका में नहीं है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। तो यह हवाई अड्डा है, ध्यान रखना, ग्रीनविच रेखा है, ब्रिटेन का शहर है, ग्रीनविच वहां से लिया गया है, तो अक्रा यहाँ पर एक क्या है? हवाई अड्डा है, और इधर है ध्यान रखना अपना डकार क्षेत्र, केप टाउन है ना अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, एज इट इज एनसीईआरटी की 11th की पुस्तक में लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? यह पूछा गया है राजस्थान बोर्ड की जो 12th के एग्जाम की लगती थी उस
उसमें एकदम एज इट इज ऐसा कैसा प्रश्न, सॉरी ऐसा कैसा लिखा गया है, क्या पूछा गया है कि अभ्रक उत्पादन नहीं होता है, नहीं है। नेलोर, भीलवाड़ा, कालाहांडी और हजारीबाग, ध्यान रखना, नेलोर में अभ्रक उत्पादन होता है, भीलवाड़ा हमारी अभ्रक नगरी है, कालाहांडी और हजारीबाग, हजारीबाग में होता है, कालाहांडी में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक क्षेत्र है उड़ीसा के, यह है, एक का नाम है कोराटपुर, कोराटपुर, कालाहांडी, कोराटपुर, कालाहांडी, संभलपुर, ठीक है। यह पूरा का पूरा एक क्षेत्र है, संबलपुर है, और एक क्षेत्र है जिसका नाम है बोलानगिर। कौन सा क्षेत्र? बोलानगिर। बोलानगिर, यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे भाई उड़ीसा के, ध्यान रखिएगा। कहाँ के हैं? उड़ीसा के सारे क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऐसे, इधर कोराटपुर, इधर कालाहांडी, इधर संबलपुर, इधर बोलानगिर, यह पूरी की पूरी एक पेटी है, और इस पेटी को नाम दिया जाता है बॉक्साइट पेटी। कैसी पेटी? बॉक्साइट पेटी। तो यह चीजें रहती हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। चलो और देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण में, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण में उत्तरदायी हेतु नहीं है। और यह प्रश्न हमारा पूछा गया है एनसीईआरटी 12th में पूछा गया है, एनसीईआरटी के 12th में यह बिल्कुल एज इट इज ऐसा कैसे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर CFC के बारे में दिया गया है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, हेलोन्स है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, या फिर यहाँ पर दिया गया है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, मतलब HCl के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर HCl बिल्कुल, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। जो ओजोन परत है इसके क्षरण का उत्तरदायी कारक नहीं है, यहाँ पर अपना HCl नहीं है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यह एनसीईआरटी 12th में पूछा गया है अपने से, 20 नंबर प्रश्न एनसीईआरटी 12th में एज इट इज ऐसा कैसा दिया गया है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है। जिंक का प्रमुख उत्पादन है, और यह प्रश्न एनसीईआरटी में दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी जो चलती है ना, अभी नई वाली जो चलती है उसी में दिया गया है, उसी के बारे में आपको बताना है। बताइएगा। अपने से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादन है। मध्य प्रदेश, जिंक ध्यान रखिएगा, राजस्थान में एकाधिकार वाले कुछ क्षेत्र हैं। एक खनिज है जिसका नाम है वोलेस्टोनाइट। कौन सा? वोलेस्टोनाइट। जिंक को ही हम कहते हैं जास्पर। लेड मतलब शीशा जस्ता, ठीक है। और एक खनिज है जिसका नाम है सेलेनाइट। यह ध्यान रखिएगा, यह ऐसे खनिज हैं जिन पर है ना राजस्थान अपना एकाधिकार रखता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एनसीईआरटी 11th में यह दिया गया है, राजस्थान इसका सही आंसर रहने वाला है। अपने साथ में है 21 नंबर प्रश्न। अगला देखिएगा, खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया था वह है, ऐसा अपने को वैज्ञानिक बताना है जिसने ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले मत दिया था। ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे, सबको पता है, और यह अपना जो सही आंसर है वो जॉर्ज लेमेंटर है। उसके बाद आती है बिग बैंग थ्योरी। तो ध्यान रखिएगा, जॉर्ज लेमेंटर इज अ राइट आंसर। कहाँ पर दिया गया है सर? तो यह एनसीईआरटी 11th की किताब में दिया गया है, एनसीईआरटी 11th की किताब में एज इट इज ऐसा कैसा दिया गया है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एरेटोस्थनीज ने किया था। भाई ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी 11th में ऐसे कैसे दिया गया है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? बिल्कुल, भारत
का क्षेत्र ये और अपने एनसीईआरटी में दिया गया है ऐसे। यह भारत है, इधर का क्षेत्र है जिसका नाम है श्रीलंका भाई। ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में 10 डिग्री जल संधि ना, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या फिर मन्नार की खाड़ी एकदम सही है। एनसीईआरटी 11th में बहुत अच्छे से दिया गया है। एनसीईआरटी के माध्यम से आप सारी की सारी चीजें एकदम व्यवस्थित कर सकते हो। ऐसा यूं सोचता हूं कि भैया ना एनसीईआरटी के माध्यम से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जैसे नॉर्मल कोई पूछ लिया रेड पांडा का संबंध या फिर संकटाग्रस्त प्रजाति है, तो यह सारी चीजें थोड़ी सी नॉर्मल रहती है। अगर कोई बंदा ज्योग्राफी पढ़ता है ना, तो उस ज्योग्राफी के माध्यम से नॉर्मल ज्योग्राफी से अगर टच में भी है ना, तो ये रेड पांडा है, ऐसे कुछ कुछ और भी है प्रश्न जो है ना बिल्कुल एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो इजी से कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, सम्मिलित करना है। एनसीईआरटी 11 में दिया गया है। 11th में एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? सबसे पहले ग्रहणों की परिकल्पना। ग्रहणों की परिकल्पना दी गई थी, सिद्धांत और प्रतिपादक यह दी गई थी भाई साहब चैम्बरलिन के द्वारा। किसके द्वारा? चैम्बरलिन के द्वारा दी गई थी। गैसीय गैस की परिकल्पना दी थी कांट ने। किसने दी थी? लाप्लास इमानुएल कांट। तो गैसीय परिकल्पना हमारी दी थी इमानुएल कांट ने। द्वितारा की प्रक्रिया यह कल्पना दी थी अपनी रसेल ने, और सबको पता है लाप्लास ने दी थी हमारी निहारिका परिकल्पना। और इसका जो सही आंसर होने वाला है DCBA, या डी। अगर अपने को एक भी सही होता ना तो भी अपना आंसर सही कर सकते थे। बहुत इजी तरीके से पूछा जाता है। अगला क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है? जहां पर डेयरी नहीं है, राजस्थान बोर्ड 12th के बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा है जो राजस्थान में अपने को डेयरी फार्मिंग है तो बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और जापान इज अ राइट आंसर जो नहीं है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राजस्थान बोर्ड 12th में दिया गया है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और कोटा। हमारा राणा प्रताप पड़ता है भाई साहब चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है। IPCC का गठन किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा IPCC का गठन किसके द्वारा किया गया? ये राजस्थान बोर्ड जो 12th में पहले चलती थी उसमें एज इट इज ऐसा लिखा गया है। यह IPCC यह विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसका गठन किया गया है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाई। भारत में नीति आयोग कब बनाया गया? ध्यान रखना, मोदी जी जैसे आते हैं 2014 में और 15 में नीति आयोग का सबसे पहले गठन किया जाता है। राजस्थान बोर्ड में यह भी दिया गया है 12वीं के परीक्षा में, 12वीं के किताब में दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विमीय आरेख का उदाहरण नहीं पूछा गया है? और यह एनसीईआरटी जो 11th की यह प्रैक्टिकल की बुक है, उस प्रैक्टिकल में पूछा गया है। कौन सा आंसर सही है? दंड आरेख, पिरामिड आरेख, रेखा आरेख, इकाई वर्ग आरेख। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जो अपना सही आंसर रहने वाला है वो इकाई आरेख वर्ग आरेख एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, GIS का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एनसीईआरटी 12th में एज इट इज दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है GIS का पूरा नाम भूगर्भिक सूचना तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र, भौगोलिक संस्थान उपग्रह हेतु या फिर भूगर्भिक मापक भारत का। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो प्यारे विद्यार्थियों हमारा भौगोलिक सूचना तंत्र GIS। ठीक है, GIS सही आंसर रहने वाला है भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में। जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे से अत्यंत पास हो तो ढाल कैसा होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे ये समोच्च रेखाएं हैं एक दूसरे के एकदम पास होती हैं, ऐसे होती है, यूं होती है, एकदम पास होती हैं, तो ढाल होता है वो तेज होता है। जब समोच्च रेखाएं बहुत दूर तक होती हैं, इसका मतलब ये है समोच्च रेखाएं क्या होती हैं? समान ऊंचाई को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। ढाल होता है वो सब कैसा होता है? एकदम तीव्र ढाल होता है, तेज ढाल होता है। जब अनंत पास में होती है तब जो इसका ढाल होता है वो कहां पर होता है? वो एकदम तेज ढाल होता है, तीव्र ढाल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आप सभी के सामने प्रश्न यहाँ पर, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वेज नहर के बारे में पूछा गया है, स्वेज नहर। ठीक है, बताइएगा यहाँ पर
स्वेज नहर, ऐसे है यूं, यह है अपना अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप। इधर एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर, रेड सी, और इधर है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है, स्वेज नहर। मतलब भूमध्य सागर से लाल सागर, अगर स्थल भाग देखा जाए किसको अलग करती है, तो इधर अपना अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, तो भूमध्य सागर से लाल सागर इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न है अपना 34। यह प्रश्न एकदम ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न दिया भी गया है एनसीईआरटी 12 में दिया गया है। ये सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी 12 में वापस प्रश्न पूछा गया। विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा द्वितीयक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। दूसरा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है, सबसे ज्यादा अपने एशिया में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर जो जन घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है वो प्यारे विद्यार्थियों हमारा कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 35। फ़ारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वथनांक क्रमिक होता है। एनसीईआरटी 11 में दिया गया है, सेम का सेम प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न है। एनसीईआरटी 11 में दिया गया है कितने फ़ारेनहाइट पर जो क्रमिक होता है वो अपना ध्यान रखिएगा, 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तापमापी पर पानी का क्वथनांक क्रमिक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, वापस एनसीईआरटी 12 से पूछा गया है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक HDI वाला देश कौन सा है, जल्दी से बताना है। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर रहने वाला है, HDI की रिपोर्ट में सबसे बढ़िया सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला हमारा एक देश है जिसका नाम है नॉर्वे। एनसीईआरटी 12 में एज इट इज ऐसे कैसे दिया गया है। नदी के नौगम्य फेरी के दोनों तरफ स्थित ग्रामीण अधिवास को क्या कहते हैं, नदी होती है, यह नदी है भाई, ठीक है। दोनों तरफ फेरी के स्थित ग्रामीण क्षेत्रों को रेखीय, वाई आकार या फिर दोहरे आकार का प्रतिरूप, ध्यान रखिएगा, नदी होती है, इस नदी के दोनों तरफ, है ना, यहाँ पर समझ लीजिएगा यह नदी है, इधर एक क्षेत्र है, इधर एक क्षेत्र है, यहाँ पर दोहरे आकार का प्रतिरूप बनता है। रेखीय आकार क्या होता है, जैसे ये नदी चल रही है, यहाँ पर ऐसे ऐसे बस्तियां बसती है, ऐसे ऐसे बस्तियां बसती है, ऐसे जो बस्तियां बसती है उसको रेखीय आकार कहते हैं। वाई आकार, जैसे एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, दोनों मिलकर ऐसे चलती है, यहाँ पर जो भी बस्तियां बसती है उसको वाई आकार की बस्ती बोलते हैं। टी आकार ऐसे यूं बनता है, टी आकार, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ये बस्तियां ऐसे बसती हैं, इसको टी आकार की बस्तियां कहते हैं। तो दोहरे आकार का प्रतिरूप बनता है, नदी नौगम्य फेरी, मतलब ऐसे यूं, यह राइट। निम्नलिखित में से कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है, साप्टा पूछा गया है, साप्टा बताइएगा। साप्टा का सदस्य एनसीईआरटी 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या है अपना 38, जल्दी से। यहाँ पर भारत, मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिया गया है। साप्टा का सदस्य अफगानिस्तान नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ पर एसोसिएशन बना हुआ है फ्री ट्रेड का। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक शाखा की शाखा है, कौन सी भौतिक शाखा की शाखा है, सॉरी भौतिक भूगोल की शाखा है। एनसीईआरटी 11 में पूरा पूरा अच्छा चार्ट दिया गया है। सबसे पहले लिखा हुआ है भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल में ऐसे यूँ बढ़िया तरीके से सारणी दी गई है। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो काफ़ी चीज़ें व्यवस्थित होती है, ऐसा मेरा मानना है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो ध्यान रखिएगा, भू आकृतिक विज्ञान बिल्कुल भौतिक भूगोल की शाखा है, जल मंडल भौतिक भूगोल की शाखा है, जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा है, मृदा भूगोल भी भौतिक भूगोल की शाखा है। तो इसका हमारा जो डी आंसर है यह एकदम करेक्ट आंसर है 39वें नंबर प्रश्न का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न आप सभी के सामने 40, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसा हमारा सेकंड नंबर प्रश्न था या फिर थर्ड नंबर प्रश्न था, उसी के संदर्भ में ये सारी चीजें पूछी गई है। यहाँ पर देखिएगा, जब अपन पढ़ते हैं ना, एक थ्योरी पढ़ते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो अल्फ्रेड वेगनर साहब का, पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया जो रहता है वो हमारा कितना रहता है, वो रहता है 29.2% के आसपास। कितना रहता है, 29.2, और 70.8% जो भाग रहता है, सॉरी हाँ सही है ना, ठीक है,
तो यहाँ पर 70.8% भाग रहता है। यह किसका है? पृथ्वी के धरातल से जलीय भाग से जो आवर्त है इसको पेंथालासा कहा गया था अल्फ्रेड वेगनर साहब के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा 70.8% भाग यहाँ एकदम राइट आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में कितने गर्त स्थित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अटलांटिक महासागर में अभी तक टोटल ध्यान रखिएगा हमारे पास जो गर्त खोजे गए हैं ना उनकी संख्या है 57। कितनी है? 57 है। हिंद महासागर में कितने हैं? हिंद महासागर में 6 गर्त हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में कितने हैं? प्रशांत महासागर में कितने हैं? प्रशांत महासागर में 32 है, ध्यान रखना, ठीक है। और अटलांटिक में आपने से पूछा गया है, यहाँ पर 32 आ गया, 57 कुल है, 6 हिंद महासागर में है। तो आपने पूछा गया है अटलांटिक महासागर में 19 गर्तों को खोजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ पर दिया गया है सर? कहाँ से पढ़े? तो एनसीईआरटी में पढ़िएगा, कहीं नहीं जाना है, मार्केट की भीड़ से दूर रहना है, ठीक है, यूट्यूब की दुनिया से दूर रहना है। बहुत सारी चीज़ें होगी जो अपने को एकदम थोड़ा यूं दरकिनार कर देगी, 100% अपना रास्ता भटकाएगी। पर आपके सामने पेपर है, आप देख सकते हो 90% के आसपास प्रश्न सारे के सारे जो हैं एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जैसे 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न में मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 85+ प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो एनसीईआरटी अपन ने भाई 11th 12th में पढ़ी थी, वही तो वापस पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल टोटल गर्तों के बारे में बताया गया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एनसीईआरटी 11 में दिया गया है। पूरा का पूरा स्थिति एवं विस्तार बहुत अच्छे से समझाया गया है 11th की एनसीईआरटी में। 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर 78 डिग्री 7 मिनट ना। यहाँ पर जो अपना सही आंसर रहने वाला है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक रहने वाला है। ICUN संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। किस लिए होता है भाई बताइएगा? ICUN के बारे में बताया गया है। इसके लिए प्रयुक्त होता है यह राजस्थान बोर्ड की जो 12th की एनसीईआरटी चलती थी प्राचीन, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, है ना। जैव विविधता के संरक्षण करने हेतु IUCN जैसी एक संस्थान कार्य कर रही है, उसके बारे में बताया गया है। क्या लिखा गया है? उत्तर निम्नलिखित में से ओयासियो धारा के संबंध में असत्य कथन छांटिएगा। ओयासियो ऊपर वाली है, ओयासियो ठंडी जल धारा है, ठीक है। देखते हैं, असत्य कथन है और यहाँ अपने कहाँ पर दिया गया है? ये एनसीईआरटी 11th में दिया गया है, बिल्कुल एज इट इज। अपने जो समुद्री जल धाराएं हैं उनके बारे में बात की गई है और एज इट इज ऐसे कैसे दिया गया है। क्या दिया गया है? यह पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, बिल्कुल बिल्कुल ठंडी जलधारा है, नो डाउट ठंडी जलधारा है। क्यूरेशियो धारा के नीचे प्रवाहित होती है ना, यह क्यूरेशियो जलधारा के ऊपर प्रवाहित होती है। अपना जो राइट आंसर है वो सी आंसर इज अ राइट आंसर। प्राकृतिक तटबंध द्वारा निर्मित होते हैं, प्राकृतिक तट होते हैं वहां नदी द्वारा एक प्राकृतिक तटबंध होते हैं ना भाई, जाहिर सी बात है। प्राकृतिक तटबंध और कहाँ पर होते हैं? हिमानी पवन सागरीय लहरें ना, बिल्कुल। हमारा यहाँ पर जो आंसर सही होने वाला है वो प्यारे विद्यार्थियों नदी एकदम सही आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, ठीक है। प्राकृतिक तटबंध कौन बनाता है? राजस्थान बोर्ड की 12th की एनसीईआरटी में दिया गया है, नदी बनाती है प्राकृतिक तटबंध। यह ध्यान रखिएगा, ना तो हिमानी से बनते हैं, ना पवन से बनते हैं, ना सागरीय लहरों से बनते हैं। नदियां ही क्या बनाती हैं? प्राकृतिक तटबंध बनाती हैं। 46 देखिएगा, अंकलेश्वर गुजरात का क्षेत्र है। अंकलेश्वर के अलावा और भी क्षेत्र हैं, ठीक है सर। और कौन कौन से हैं? तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के आसपास अपने क्षेत्र हैं अलियाबेट, दलियाबेट, खड़ियाबेट, सारे के सारे। यह भरूच जिले में पड़ता है अंकलेश्वर, ध्यान रखिएगा। 12th बोर्ड में, सॉरी राजस्थान बोर्ड की जो पहले चलती थी उसमें यह प्रश्न बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसे प्रश्न दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पर, यह एनसीईआरटी 12th देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक विवरण है? ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न दिया गया है प्रायोगिक भूगोल है जो 12th क्लास में लगती है, प्रैक्टिकल की बुक है, मानचित्र नहीं है, मात्रात्मक वितरण वाला है। मतलब मात्रात्मक दर्शाता है वो मानचित्र कौन सा नहीं है? वर्ण मात्री बिल्कुल मात्रात्मक है, सममान मानचित्र मात्रात्मक है, बिंदु मानचित्र बिल्कुल मात्रात्मक है, वर्ण प्रतीकी मानचित्र मात्रात्मक नहीं है। ओके,
47वां देखते हैं अगला 48वां प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? सीमेंट, आंध्र प्रदेश में भाई बहुत ज्यादा सीमेंट होती है, ध्यान रखना। ये सीमेंट के क्षेत्र पूरा चार्ट बना हुआ है, एनसीईआरटी 12वीं की क्लास का एक चार्ट बना हुआ है बहुत तरीके से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सीमेंट के उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान में भाई बहुत ज़्यादा होता है सीमेंट का, वर्तमान में जैसलमेर में खोजे गए हैं। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती है, केरल में नहीं होता है, केरल में सीमेंट का उत्पादन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, यह नहीं पूछा गया है और एनसीईआरटी 12th से यह सीधा सीधा उठाया गया है। भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? एनसीईआरटी 11 में दिया गया है, बताइएगा। भूमध्य कृषि के बारे में दिया गया है कि भूमध्य जो कृषि होती है वो किसके लिए जानी जाती है? भूमध्य कृषि है ना, बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश के आसपास खट्टे फलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, एनसीईआरटी में दिया गया है, राइट। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल की प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है? सूखा, सूखा वायुमंडल की प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ज्वालामुखी उत्पेदन वायुमंडल से तो नहीं है, यह पृथ्वी का आंतरिक बल है भाई, है ना, पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियां होती हैं। लू बिल्कुल गर्म चलेगी या फिर सूखा होगा तो यह वायुमंडलीय है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे, आप देख सकते हो सारों का संबंध पवनों से है और पवनें ही वायुमंडल का निर्माण करती है, राइट। कॉमन सेंस से अपने 11वीं के एनसीईआरटी पढ़कर थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है तो यह प्रश्न अपन सही कर सकते हैं। ज्वालामुखी उत्भेदन एकदम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? ध्यान रखिएगा, गांधी सागर बांध जो अपने मंदसौर में स्थित है, राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है जो व्यास नदी पर बना हुआ है, जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है जो कहां पर बना हुआ है? कोटा में ही बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। तो इसका सही आंसर है, राजस्थान बोर्ड की 12th में यह दिया गया है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? एनसीईआरटी 12th में दिया गया है भाई साहब, चाय असम में सर्वाधिक होती है, ठीक है। अगला देखिएगा, बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर, बिल्कुल राजस्थान बोर्ड 12th की पुरानी वाली बुक में दिया गया है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? वियोबा सिंगी खब्बान, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, बाकी है ना मार्केट की कोई बुक में इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। सिंगी खब्बान, ध्यान रखिएगा, सिंगी खब्बान इस सिंधु नदी को तिब्बत में कहा जाता है। अगला देखिएगा 55, महोगनी वनस्पति प्रजाति खालिस्तान वनों में पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? महोगनी के बारे में पूछा गया है। महोगनी यहाँ पर हमारी उष्णकटिबंधीय कांटेदार नहीं है, पर्णपाती भी नहीं है, अर्ध सदाबहार भी नहीं है, सदाबहार है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार महोगनी प्रजाति है जो एनसीईआरटी 11th से सीधा सीधा प्रश्न उठाया गया है। अगला देखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान बोर्ड 12th के बिल्कुल दिया गया है, देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। पुरानी जलोढ़ मृदाएं बांगड़ कहलाती है, ध्यान रखिएगा। नवीन कहलाती है खादर, नवीन क्या कहलाती है? यह खादर। और प्राचीन क्या कहलाती है? प्राचीन कहलाती है भाई साहब बांगड़, क्या कहलाती है? बांगड़। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपना जो राइट आंसर होने वाला है वो बांगड़। कहाँ पर दिया गया है? तो एनसीईआरटी 11th में दिया गया है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है, एनसीईआरटी 11th का है, असत्य कथन को छांटना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या लिखा हुआ? ग्लो पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं, बिल्कुल। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, बिल्कुल 111.4 किलोमीटर होती है। देशांतर के सभी याम्योत्तर वृत्त समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं, बिल्कुल सही है, एकदम 100% सत्य है। अक्षांश के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं ना, अक्षांश के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर नहीं मिलते, अक्षांश कभी नहीं मिलते हैं, वो पूर्ण वर्त होते हैं, उनकी संख्या भी 181 होती है। अगर 360 संख्या होती तो वो ध्रुवों पर मिलते। अपने से पूछा गया है कि असत्य कथन गलत कौन सा है? तो बिल्कुल डी आंसर इज अ रॉन्ग आंसर, एनसीईआरटी 11th से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है, कैरोलिन प्लेट कहां पर अवस्थित है? कैरोलिन प्लेट के बारे में दिया गया है कि यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच में है, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी 11 का प्रश्न है, ज्यादा अपने को डीप नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी आजकल है ना, इसको तुम 2 से 3 बार है ना सुबह सुबह पूजा करो भगवान की तरह, सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। फरवरी में एग्जाम है ना। दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेटों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, या फिर फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच में है, बिल्कुल। कौन सी प्लेट? कोरालिन प्लेट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कोरालिन प्लेट। बहुत अच्छा दिया गया है। मोहरो विशेष असंबद्धता खालिस्तान तथा खालिस्तान परतों के बीच में पाई जाती है। जल्दी से बताना है इसका आंसर अपने को।
मोहरो विशेष, जल्दी से बताइएगा। मोहरो विशेष जो असंबद्धता है वो हमारे पाई जाती है कहाँ पर, देखिएगा ऐसे, यह पृथ्वी का आंतरिक भाग है, सबसे पहले हमारी पाई जाती है भू प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी के बाद में नीचे वाला क्षेत्र है मेंटल, यह भू प्रॉपर्टी का यह निचली भू प्रॉपर्टी और यह ऊंचली, इधर मेंटल का यह ऊपरी मेंटल और यह नीचे वाली मेंटल। तो ध्यान रखना यह भू प्रॉपर्टी है, इसको क्रस्ट भी कहा जाता है, इसको मेंटल, इसको क्रोड कहा जाता है। अपने से पूछा गया है मोहरो विशेष, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा मोहरोसिस अपने यहाँ पर स्थित है। यहाँ का मतलब ये होता है यहाँ पर यह निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट ना, ऊपरी क्रस्ट यहाँ पर नहीं पाई जाती, निचली क्रस्ट है ना, यह निचली क्रस्ट। बी आंसर इज अ राइट आंसर। 60 नंबर 61 नंबर पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। गैसेराइट है, जो गैसों से बनी होती है ठीक है, गैसेराइट नहीं है। अगला देखिएगा क्या प्रश्न दिया गया है, सुमेलित करना है। स्थानांतरित कृषि के कुछ नाम दिए गए हैं, नाम कौन सा सही नहीं है, एनसीईआरटी में दिया गया है। इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है। ध्यान रखिएगा वियतनाम में कोनुनु नहीं कहा जाता है। वियतनाम में जो स्थानीय कृषि होती है, सॉरी स्थानांतरित कृषि होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रे कहा जाता है, और कोनुलो कहा जाता है वेनेजुएला में, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला में कहा जाता है क्या, कैनुलो, कोनुलो, और वियतनाम में उसको क्या कहा जाता है भाई, रे कहा जाता है। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह है। पनामा नहर के उत्तरी छोर है, उस पर जो अपना यह स्थित है, बंदरगाह स्थित है, स्वेज, सईद, पनामा या फिर कोलोन स्थित है। ध्यान रखिएगा पनामा नहर है वो अपने कहां पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर से लेकर कैरेबियन सागर को यह जोड़ती है। अलग किसको करती है, तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। पृथ्वी की सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सी है, विशाल ज्वालामुखी मिश्रित, कॉल्डेरा, सिल्ड प्रकार की है। जैसे कैनेडियन सिल्ड, कनाडा का जो पूरा का पूरा कनाडा देश है वो कैनेडियन सिल्ड मतलब एक प्राचीन भूभाग है, सिल्ड है, एक पठारी नुमा संरचना है, कनाडा में स्थित है, वो कैनेडियन सिल्ड स्थित है। अपना खुद का ही देख लो, दक्षिणी भाग का दक्कन का पठार है, यह दक्कन का सिल्ड क्षेत्र है, ठीक है। तो सबसे बड़ी विशाल ज्वालामुखी है शिल्ड ज्वालामुखी, और सबसे बड़ी है कैनेडियन सिल्ड, कनाडा का जो क्षेत्र है कैनेडियन सिल्ड, राइट। यहां पर देखिएगा 65 प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है वह है। एनसीईआरटी 11 में पूछा गया है, मैं वापस जिक्र करना भूल गया, सारे के सारे एनसीईआरटी में, सारे के सारे एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, 11-12 सारे एनसीईआरटी में। वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है, ठीक है। रेडियो की जो विकिरणें होती है वो कहां पर संभव हो सकती है, समताप ना, मध्य मंडल ना, ताप मंडल, और यहां पर अपना अंतिम जो है आयन मंडल इज अ राइट आंसर। बात करते हैं अगला, पशुपालन एक उदाहरण है प्राथमिक व्यवसाय का, द्वितीयक व्यवसाय का, तृतीयक व्यवसाय का, चतुर्थ व्यवसाय का। पशुपालन है, कृषि है, सारे के सारे प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण है। एनसीईआरटी अपने 11वीं में दी गई है। मरु विकास कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान बोर्ड की 12th की एनसीईआरटी में दिया गया है 1977 से 1978 में। ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है, बहुत अच्छी प्रश्न है। ब्रटलैंड रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि यह किससे संबंधित है, तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिएगा राजस्थान में लौह इस्पात कारखानों के निम्नलिखित में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई है। ध्यान रखना जमशेदपुर और यहाँ पर जमशेदपुर है ना, यह जमशेदपुर इन दोनों की 1907 में की गई है। कब की गई है, 1907। अपने से कब पूछा गया है, अपने से पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद की गई है, बताइएगा। यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद जो की गई है वो है अपना भिलाई क्षेत्र, और भिलाई क्षेत्र की स्वतंत्रता के बाद में की गई है। इसकी भी विश्वेश्वरैया जो दुर्गापुर है ना, इसकी ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। यहाँ पर यह भिलाई क्षेत्र है, इसकी स्थापना की गई है रूस के सहयोग से, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उस लंबे रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, 9233 किलोमीटर की है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है।
रूस में पड़ता है, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा भाई? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग उस क्षेत्र का नाम है। केपटाउन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? केपटाउन भाई अपना अफ्रीका में। केपटाउन कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है, ध्यान रखिएगा, केपटाउन बंदरगाह। अगला देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीकरणीय है? मतलब नया उसको बना सकते हैं, कभी खत्म नहीं होता। पेट्रोल खत्म होता है, कोयला खत्म होता है, डीजल भी कभी खत्म होगा, लेकिन पवन जो चल रही है ना, पवन कभी खत्म नहीं होगी। राजस्थान बोर्ड की 12वीं की प्राचीन जो एनसीईआरटी चलती थी उसमें यह दिया गया है। अच्छा सा प्रश्न है, देखिएगा, अपना है प्रश्न संख्या 74। क्या दिया गया है? प्रश्न दिया गया है, जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी थी? नॉर्मन मायर ने, हक्सले ने, विलियम कनिंगम ने, या फिर टांसले ने? यह जो हमारी दी थी, यह सबको पता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है यह नॉर्मन मायर ने इसको नामावली दी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है? अध्यारोपित रेखा है, बिल्कुल सही है, ब्रिटेन के द्वारा थोपी गई थी। कृत्रिम रेखा है, कृत्रिम का मतलब होता है मानव ने बनाई थी, बिल्कुल सही है। इसका नाम रेड क्लिफ है, बिल्कुल सही है। अपने से असत्य पूछा है ना, ये सारी चीजें पता है तो अंतिम में ये गलत होगी। क्या लिखा हुआ? यह मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा, ठीक है। यह एक प्राकृतिक सीमा बनाती है ना, प्राकृतिक काय की है, कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाई गई थी, है ना, 1947 में बनाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें मानव द्वारा निर्मित है। रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को बनाई गई थी, 17 अगस्त 1947 को इसका प्रकाशन हुआ था। वायु सर्वेक्षण निर्देशालय द्वारा भारत का सर्वेक्षण स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। यदि प्रमुख याम्योत्तर पर समय प्राप्त के 8 बजे हैं, 8:60 मतलब 8:30 मिनट है, तो इसी समय दिल्ली का समय क्या होगा? ध्यान रखिएगा, यह जो है यह है अपना GMT, ग्रीनविच मैन टाइम है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कितने बजे हैं? 8:30 बजे हैं, और इसी समय दिल्ली का समय क्या होगा? दिल्ली अपने इधर है, इसी समय हम यहाँ से ग्रीनविच से, ध्यान रखना, हमारा जो समय है वो 5 घंटे 30 मिनट क्या है? आगे है भाई, ध्यान रखिएगा। अगर 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं तो अपन 8:30 से सीधा का सीधा क्या कर देंगे? 5:30 जोड़ देंगे। जब जोड़ते हैं तब हमारा आंसर आता है, 2 आंसर सही कैसे आ रहे हैं? 2 PM, 2 PM, बिल्कुल 2 PM, या दोनों सही है, ठीक है। ऐसा कुछ मिस्टेक हो गया होगा आई थिंक। यहाँ पर देखिएगा, मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी में आयोजित हुई। कहाँ पर आयोजित हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या है अपना 78। यहाँ पर अपना यह जो संगोष्ठी आयोजित होती है यह याकोहामा जापान में आयोजित होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा क्या लिखा गया है, आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी। यहाँ पर है ना, आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देख के सही कर सकते हो। जापान, ब्राजील, डेनमार्क या फिर दक्षिणी अफ्रीका। याकोहामा या फिर जापान। यहाँ पर आपदाएं बहुत ज्यादा आती हैं, इस विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहीं आते हैं तो वो अपने जापान में आते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो है ना, बिल्कुल जो अभिसारी जो प्लेटें हैं ये उनके किनारों पर स्थित है। जापान पूरा का पूरा किनारों पर स्थित है, तो यहाँ पर जापान में यहाँ संगोष्ठी आयोजित हुई थी। जापान का यह क्षेत्र है जो बहुत संवेदनशील है। सुदूर संवेदन तकनीकी के संदर्भ में परावर्तकर्ता का शब्द से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल एनसीईआरटी से प्रश्न उठाया गया है, एकदम अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। क्या दिया गया है कि अभिप्राय क्या है? किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित की गई ऊर्जा का अनुपात। बिल्कुल सही आंसर है, एनसीईआरटी 11 में दिया गया है। जल्दी से हम देखेंगे अभी, ठीक है। 80 प्रश्न है। 80 नंबर पर एक्सिमोज द्वारा लकड़ी द्वारा व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए जो मकान होते हैं वो भाई साहब इकरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉरी, इकरा नहीं कहलाते हैं, वो कर्मक कहलाते हैं, है ना। कर्मक, मकान बनते हैं मछली की हड्डियों द्वारा, कर्मक कहलाते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अनाच्छादन प्रक्रिया का संबंध नहीं है। अनाच्छादन कौन सा नहीं है? अपक्षय, अपर्दन या फिर वृषण या फिर निक्षेपण। वृषण यहाँ पर आंसर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्वालामुखी एनसीईआरटी 11th में अच्छे से दिया गया है कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा कौन सी चीज नहीं बनती है? मियांडर, ठीक है। सिल, डाइक, स्टाक, यह तो तीनों बनती है भाई। मियांडर है वो अपने नहीं बनती है।
अधिकतम सड़क घनत्व कहाँ पर मिलता है? सबसे ज्यादा सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका में मिलता है, ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूयॉर्क में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है और उस हवाई अड्डे का नाम है जॉन एफ कैनेडी। क्या नाम है? जॉन एफ कैनेडी इसका नाम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां बड़ा देश है। एनसीईआरटी 11th में दिया गया है। यह अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति कहाँ पर होती है? जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है और उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखा के आसपास में पड़ते हैं। डोल्ड्रम पेटी कहाँ पर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों पर डोल्ड्रम पेटी पाई जाती है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। अगला देखिएगा, औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया था? तो यह भाई साहब दिया था अपना वेबर ने। किसने दिया था? वेबर ने दिया था, अल्फ्रेड वेबर ने। औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत सिद्धांत किसने दिया था? विश्वत वर्त के ऊपर क्षोभ सीमा, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या दिया गया है? विश्वत वर्त के ऊपर जो क्षोभ सीमा है क्षोभ सीमा ट्रोपोस्फियर में हवा का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस या फिर -45 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो -50 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। प्रश्न संख्या 90 है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? नहीं के बारे में दिया गया है, समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है। समोच्च रेखाएं उनकी आकृतियां स्थलाकृतियों के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती है, दूर दूर खींची होती है और कम घनी समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है ना। अभी तो अपन ने एक प्रश्न डिस्कस किया था ना, उसमें लिखा हुआ है कि दूर दूर खींची हुई, जैसे यह दूर दूर खींची हुई, कम घनी, जाहिर सी बात है कम घनी होती है। समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है ना, एकदम पास पास में जो खींची होती है ना वो तीव्र ढाल को दर्शित करती है। अपने से नहीं पूछा गया है, प्रश्न ऐसे हो जाता है सही। एनसीईआरटी 11 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं है। कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायु रक्षण का प्रकार को प्रदर्शित करती है। एनसीईआरटी वही 11 में दिया गया है। बताइएगा, आर्द्र उपोष्ण कटिबंध भूमध्य सागरीय या फिर समुद्री पश्चिमी तटीय क्षेत्र? बिल्कुल अपना सी आंसर एकदम सही आंसर होने वाला है। नासा का पहला उपग्रह उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह पर पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है वह कौन सा है? एस्ट्रोसैट, माइक्रोसैट, आर, ओरियन या फिर एक्वेरियम? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या है अपना 92 और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो एक्वेरियस एकदम सही आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत प्रश्न अब कम बचे हैं। वृत्त मापनी मानचित्र, और यह ध्यान रखिएगा हमारा है ना, यह प्रश्न दिया गया कहाँ पर है? एनसीईआरटी 11th की जो प्रैक्टिकल की बुक है उस प्रैक्टिकल की बुक में दिया गया है। सेम का सेम यह प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है, यह एक प्रकार की स्थलाकृतिक मानचित्र का एक प्रकार है, वृत्त मापनी मानचित्र। कारक जो सौर स्थिरांक सोलर कंस्टेंट को प्रभावित करता है, एनसीईआरटी 11 में दिया गया है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? प्रभावित करता है ना विषुवत रेखा की क्षैतिज दूरी, पार्थिव पवनें, महासागरीय धाराएं, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, कोई ऐसा सौर स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। पर्वतीय ढालों पर कौन कौन से प्रकार के ग्रामीण के अधिवास मिलते हैं? भाई पर्वत की ढालें होती हैं, जाहिर सी बात है उन पर्वत की ढालों पर बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए वहां पर जो ढाल पाए जाते हैं वो भाई साहब कैसे हैं? विरल ढाल पाए जाते हैं, बहुत कम ढाल पाए जाते हैं, विरल। अत्याधिक तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? जाहिर सी बात है आप देख सकते हो ताउते के बारे में बताया गया है कि ताउते में सर्वाधिक किस क्षेत्र को प्रभावित किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा, यह क्षेत्र है। सवाल सही करने के तरीके होने चाहिए। यहाँ पर है अपना पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इधर है अपना तमिलनाडु और इधर है ओडिशा, यह ओडिशा, ठीक है। पीछे बचा गुजरात, या तो तीनों ही सही हो गए या फिर एक ये सही होगा। बिल्कुल राइट आंसर है गुजरात। गुजरात को ताउते ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया था, ताउते गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वो अपनी झेलम नदी के किनारे है। यहीं पर झेलम नदी के किनारे बहुत बड़ी एक झील बनी हुई है जिसका नाम है भाई कौन सी झील? लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है?
लोकटक झील हमारी भाई मणिपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा मणिपुर। केबुल लामजाओ यहाँ पर क्या है, केबुल लामजाओ यहाँ पर एक नेशनल पार्क है। यहाँ पर जो केबुल लामजाओ यहाँ पर है ना, तैरते एक द्वीप पाए जाते हैं जिसको स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मणिपुर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को अच्छे से बताना है और आपको क्या करना है, सही सत्य कथन को। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों का प्रवाह कम दिशा वामावर्त होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोरियोलिस बल दबाव, ये ठीक है। 99 अंतिम प्रश्न है हमारे सॉल्यूशन का। राष्ट्रीय पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली नाम से जाना जाता है। यह विली विली, हरिकेन, टाइफून, टाइफून आता है भाई जापान में, ठीक है, तो विली विली नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह था हमारा आज का सॉल्यूशन, पेपर का डिस्कशन। देखिएगा, आप सभी को पता है, जैसा डिस्कशन से हमें पता चलता है कि सारे के सारे का मतलब ये कह सकते हैं लगभग 80% प्रश्न या फिर 85% प्रश्न सारे के सारे एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किए गए हैं। अब आप सोचिएगा, मार्केट की भीड़ से थोड़ा सा हटकर अपने को जो स्टडी करनी है वो एनसीईआरटी बेसिस पे करनी है। ठीक है, बिल्कुल। हम प्रतिज्ञा क्लासेस के अपने इस मंच पर बहुत सारे एक एक टॉपिक वाइज जो यूट्यूब पर क्लास सीरीज चलेगी वो एमसीक्यूज करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित हो जाएगी। चलो, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।